I was just reading an article where they were talking about me, and every time they mentioned me, they said superstar, superstar, superstar. मुझे सिर्फ एक आदमी बंदा है जो मुझे लगता है कि जो जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है बिल्कुल भी, ट्विटर इंस्टा पे है ही नहीं, जिसका नाम है रणवीर कपूर। वो उसी का ही एक आज है जिसके नाम से लोग थिएटर में जा रहे हैं। वॉर जो कि ऋतिक रोशन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, उसने बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ का बिजनेस किया था। और अगर बात करें रणवीर कपूर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की, तो वो है एनिमल, जिसने 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अब ये नंबर्स देख के कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि रणवीर कपूर ऋतिक रोशन से भी क्या बड़े स्टार है। बट क्या आपको पता है कि 2000 के डिकेड में ऋतिक रोशन को सलमान और आमिर खान से भी बड़ा सुपरस्टार बताया जाता था। और जब बात आती थी कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड लेवल पे प्रेजेंट कर सकता है, तो बॉलीवुड से ऋतिक रोशन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। इवन साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और डायरेक्टर्स भी ऋतिक को एक बेंचमार्क मानते थे। राजा मौली उन्हें बाहुबली में कास्ट करना चाहते थे, बट फिर ऐसा क्या हुआ, या फिर ऋतिक रोशन ने ऐसी क्या गलतियां की जिनकी वजह से टाइम के साथ साथ उनकी हाइप और स्टारडम भी कम होते चली गई। और रणवीर ने ऐसा क्या अलग किया कि वो आज के डेट में ऋतिक रोशन से भी काफी आगे निकल चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बॉलीवुड के ही दो ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जो सिनेमा के लिए काफी पैशनेट है। एक ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुका है, तो दूसरे को अगला सुपरस्टार बताया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में रणवीर कपूर ऋतिक से भी बड़े सुपरस्टार होंगे। तो देखो, ये वीडियो काफी बड़ी नहीं होगी, लेकिन 4 पॉइंट से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी हिला के रख देगी। तो आप ऋतिक के फैन हो या फिर रणवीर के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फैन के चश्मे को उतार कर ही इस वीडियो को देख और फिर जाकर ही अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालना। तो देखो, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फैमिली से आते हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर रोशन लाल नागरनाथ बॉलीवुड में एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन बॉलीवुड के वन ऑफ द प्रोमिनेंट बिगेस्ट डायरेक्टर थे, जो ने करण अर्जुन कहो ना प्यार है एंड इंडियन सिनेमा के सुपरमैन आईमैन क्रिस जैसी सक्सेसफुल फिल्म भी दी थी। तो यार बात करें रणवीर कपूर की, उनके दादा राज कपूर है और उनके फादर ऋषि कपूर है। तो बेसिकली उनका खानदान लेजेंडरी एक्टर से भरा पड़ा है। अब देखो, दोनों ही इतनी बड़ी फिल्म फैमिली से आते तो है, तो इसीलिए इन दोनों को एक ग्रैंड लॉन्च मिलना लाजमी भी था और दोनों को एक ग्रैंड लॉन्च मिला। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें ऋतिक रोशन की, तो उनकी पहली फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है, जिसको उनके फादर राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट किया था। और जब ये फिल्म रिलीज होती है तो इसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और ऋतिक रोशन अपनी पहली फिल्म से ओवरनाइट स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन जाते हैं। और ऋतिक रोशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेब्यू आज भी आइकॉनिक मानी जाती है, क्योंकि ऐसा डेब्यू ऋतिक के बाद कभी किसी भी सुपरस्टार नहीं हो पाया। अब अगर बात करें रणवीर कपूर की डेब्यू की, तो आजकल के नेपो किड्स के जैसा उनकी भी फिल्में फ्लॉप से ही स्टार्ट हुई थी। रणवीर कपूर 2007 में सावरिया नाम की फिल्म से डेब्यू करने की सोचते हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रैंड फिल्म थी, जिसमें हमारे भाईजान का सपोर्टिंग रोल भी था और बाद में उनकी जीएफ भी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली। तो ये सब देख के पता लग जाता है कि रणवीर कपूर भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे, बट जवानी के जोश में रणवीर सीधा एसआरके से भिड़ जाते हैं और उनकी फिल्म ओम शांति ओम से क्लैश कर जाती है और रणवीर कपूर की डेब्यू फिल्म सावरिया एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होती है। अब देखो, ऋतिक का डेब्यू तो आइकॉनिक था, बट उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के डेब्यू के बाद भी वो लड़खड़ा जाता और कुछ फेलियर्स के कांटे उन्हें भी चुभते हैं। लेकिन वो टाइम रहते ही संभल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर बॉलीवुड में खास के टाइम पे सरवाइव करना है तो उन्हें कुछ बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और इसीलिए वो एक टाइम के बाद टिपिकल बॉलीवुड मूवी साइन करना बंद कर देते हैं और चैप्टर रोल्स प्ले करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करना शुरू करते हैं। और उनका ये डिसीजन उनके लिए सही साबित होता है और इसके बाद ही जाकर ऋतिक को मिल गया क्रिस, धूम 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी देते हैं। इन मूवीज की वजह से ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग 10 टाइम्स बढ़ जाती है। उन्हें लोग बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड लेवल का हीरो मानने लगते हैं। और उस टाइम पे ऋतिक की हाइप और उनका क्रेज सिर्फ नॉर्थ तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उनकी मूवी साउथ में भी काफी पॉपुलर हो रही होती है। क्रिस के तेलुगु सॉन्ग्स आज भी साउथ में काफी पॉपुलर है और एसएस राजा मौली बताते हैं कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में ऋतिक रोशन को बेंचमार्क माना जाता था। तो बेसिकली ऋतिक रोशन अपने करियर के शुरू में 6-7 सालों में ही वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो कि एक सुपरस्टार को करना चाहिए, फिर चाहे वो मासेस में फैन फॉलोइंग हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर हर बार और कुछ बड़ा नंबर पोस्ट करना। और उनकी मूवीज के कल्चरल इंपैक्ट तो होते ही विदाउट एनी डाउट। ऋतिक बहुत ही कम टाइम में बॉलीवुड में एक सुपरस्टार का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। और वहीं अगर बात करें रणवीर कपूर की, तो वो शुरू के 6 सालों में 9 मूवीज कर डालते हैं, जिनमें से बस 3 मूवीज क्लीन हिट साबित होती है और बाकी सब की सब एवरेज या सेमी हिट या फ्लॉप हो जाती है। अगर मैं आपको कहूं कि रणवीर कपूर के सुपरस्टार बनने के पीछे इन फ्लॉप मूवीज का बहुत बड़ा हाथ है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता लगेगा। और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे रणवीर कपूर द सुपरस्टार का राइज शुरू हुआ और साथ ही साथ हम ऋतिक के डाउनफॉल पर भी बात करेंगे।
तो साल था 2013 और ये साल ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर दोनों के लिए एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इस साल ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी फिल्म क्रिस 3 रिलीज हुई थी और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उसी साल रणवीर कपूर की ये जवानी है दीवानी भी रिलीज होती है और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात ये थी कि YJHD की ओपनिंग डे कलेक्शन और लाइफ टाइम ऋतिक की क्रिस 3 से ज्यादा थी और YJHD की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को देख के लोग रणवीर को नेक्स्ट सुपरस्टार बोलने लगे थे। लेकिन हमारे रणवीर कपूर को उस टाइम पे कोई मूड ही नहीं था सुपरस्टार बनने के लिए, इसलिए इसके बाद वो लगातार बैक टू बैक 4 फ्लॉप मूवीज दे डाले। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर कपूर की फ्लॉप मूवीज ही रणवीर के सुपरस्टार बनने का एक मेजर रीजन भी है। रणवीर कपूर ने वेकअप सिड, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह, तमाशा, जग्गा जासूस, ये सारी मूवीज अपने रिलीज के टाइम पे तो कुछ खास नहीं चल पाई, बट जैसे जैसे टाइम बीता इन मूवीज ने फाइन वाइन की तरह एक सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस में रणवीर कपूर की फैन फॉलोइंग इंक्रीज की, क्योंकि ये सारी मूवीज यूथ के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल और रणवीर कपूर की मूवीज के कैरेक्टर से रिलेट कर पाने की वजह से इंडिया का यूथ उनसे कनेक्ट कर पाया। और यही रीजन है कि आखिर क्यों यूथ में रणवीर कपूर की फैन फॉलोइंग आज के डेट में सबसे ज्यादा है। बट सिर्फ यंग ऑडियंस को टारगेट करने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता और अगर रणवीर को इंडिया में सुपरस्टार बनना है तो उन्हें हर एज ग्रुप को टारगेट करना था और आगे चलकर वो उन्होंने किया भी। कैसे किया उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन 2013 के बाद ऋतिक के करियर की बात करें तो 2014 से लेकर 2017 तक ऋतिक को कोई भी बिग हिट नहीं मिल पाई। उनकी मोस्टली अच्छी मूवीज लाइक बैंग बैंग, काबिल बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म कर रही, तो इनकी बुरी फिल्में लाइक मोहनजोदारो को डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा था। बेसिकली 2017 तक रणवीर और ऋतिक दोनों के करियर के एल लगे पड़े थे, बट 2018 में दोनों ही सेम फॉर्मूला को फॉलो करके हिट देना स्टार्ट करते हैं, जिसका पेटेंट कुछ अक्षय कुमार ने कर रखा है, जिसको हम बायोपिक के नाम से जानते हैं। फाइनली प्रोपेगेंडा फिल्म संजू के साथ रणवीर कपूर का कमबैक हो जाता है, तो वहीं 2019 में ऋतिक रोशन भी 2 सुपरहिट मूवीज देते हैं, सुपर 30 एंड वॉर, और बॉक्स ऑफिस पे अपनी मसल पावर दिखाते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजू जैसी बिग ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी लोग फिर से रणवीर कपूर को सुपरस्टार की कैटेगरी में रखने लगे थे, लेकिन स्टिल उनको ऋतिक रोशन से काफी छोटा स्टार माना जाता था, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी फिल्म नहीं की थी या कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। जैसे कि ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, क्रिस, धूम 2, कुछ ऐसी मूवीज है जो इंडिया के हर एज ग्रुप के बीच फेमस थी। बट वहीं रणवीर की मोस्टली मूवीज बस साउथ में ही फेमस थी, जिसकी वजह से रणवीर कपूर को सुपरस्टार बोलने पे लोगों को स्टिल थोड़ा डाउट था। और फिर पोस्ट पैंडेमिक रणवीर कपूर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मिलकर उस डाउट को भी दूर कर देते हैं और रिलीज करते हैं अपनी फिल्म एनिमल। ये फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि एनिमल क्या है, पैल्पेबल थी और आप सब ने एनिमल के उस तूफान को एक्सपीरियंस भी किया है। और एनिमल के सक्सेस के बाद ऑफिशियली हर कोई रणवीर कपूर को एज ए सुपरस्टार देखने लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एनिमल के पहले रणवीर कपूर के पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ यूथ तक लिमिटेड। बट एनिमल के बाद सब बदल जाता है, क्योंकि एनिमल एक ऐसी फिल्म जिसे हर फादर रिलेट कर सकता है, हर सन रिलेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये फिल्म हर एज ग्रुप को पसंद आती है और फाइनली हर एज ग्रुप में रणवीर कपूर को एज ए सुपरस्टार एक्सेप्ट किया जाता है। रणवीर कपूर की मार्केट में वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है और उनका कंपैरिजन सीधा SRK से होने लगता है। पोस्ट एनिमल सक्सेस लोगों की नजरों में रणवीर ऋतिक से काफी ज्यादा बड़े स्टार बन चुके होते हैं और उनकी हाइप, उनकी फैन फॉलोइंग सब कुछ ऋतिक से ज्यादा होती है और ऋतिक का रणवीर से पीछे रह जाने का ब्लेम भी उन पर ही जाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे कि ऋतिक ने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से रणवीर उनसे आगे निकल गए, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रणवीर ने ऐसा क्या अलग किया क्योंकि फैन फॉलोइंग और बॉक्स ऑफिस की हाइप ने मार्केट में ऋतिक को भी बीट कर दिया। तो देखो, पोस्ट पैंडेमिक ऋतिक के पीछे रह जाने और रणवीर के आगे निकल जाने का पूरा ब्लेम ऋतिक रोशन पे ही जाता है, क्योंकि ऋतिक रोशन ने अपनी हाइप को कैपिटलाइज नहीं किया। वैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉर और सुपर 30 एक ऐसी फिल्म थी ना जिसके बाद हर जगह पर सिर्फ ऋतिक की ही बातें हो रही थी। मतलब ऋतिक को जिस तरह की हाइप मिली थी इन फिल्मों के बाद, उन्हें उसे कैपिटलाइज करना चाहिए था और जल्द से जल्द कोई नेक्स्ट फिल्म रिलीज करनी थी। लेकिन कोई नेक्स्ट फिल्म रिलीज करना तो छोड़ो, बंदा बहुत टाइम तक नेक्स्ट मूवी अनाउंस ही नहीं करता और किसी फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली फिल्म पर काम करने के बजाय वो एक रीमेक फिल्म पर काम करते हैं। अब देखो, बहुत टाइम तक कोई अच्छी मूवी अनाउंस नहीं करने का एक नुकसान ये भी होता है कि अगर तुम कोई फिल्म अनाउंस नहीं करते हो, अपने फैंस को कुछ नया मटेरियल या कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो फैंस के पास कुछ होगा नहीं जिसके जरिए वो तुम्हें हाइप कर सके। और अगर फैंस तुम्हें हाइप नहीं करेगी तो मार्केट में तुम्हारी वैल्यू और हाइप धीरे धीरे लो हो जाएगी, और अगर तुम्हारी हाइप लो हो जाती है तो चांसेस है कि तुम्हारी अच्छी मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। और ऋतिक की विक्रम वेदा और फाइटर का भी सेम यही हाल हुआ था, क्योंकि ऋतिक रोशन मार्केट में अपनी हाइप को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए और ना ही वो अपनी मूवीज को अच्छे से प्रमोट कर पाए। फाइटर के टाइम पर अगर उन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग का भी थोड़ा सा सहारा लिया होता तो वो फिल्म कुछ और अच्छा कलेक्शन कर जाती। लेकिन अगर बात करें रणवीर कपूर की, तो संजू के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद भले ही कुछ साल तक उन्होंने कोई मूवी रिलीज नहीं की, बट अच्छी बात ये थी कि संजू के बाद वो 4 प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रह्मास्त्र, एनिमल, शमशेरा, TJMM पे काम कर रहे थे और इतने प्रोजेक्ट्स पे काम करने की वजह से वो फैंस को टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो उनकी मूवीज के अनाउंसमेंट टीजर हो या पोस्टर हो या फिर सेट से लीक कोई और न्यूज। और जब फैंस को इतना ज्यादा कंटेंट मिल रहा था तो अपने फेवरेट स्टार को और भी ज्यादा हाइप कर पा रहे थे, और यही रीजन है कि पोस्ट पैंडेमिक
पैंडेमिक रणवीर कपूर की हाइप ऋतिक रोशन से काफी ज्यादा थी। और पता है ऋतिक रोशन ने एक और गलती की थी, अगर वो गलती ऋतिक ने नहीं की होती तो आज ऋतिक इंडिया के सबसे बड़े स्टार होते। और वो गलती ये है कि उन्होंने जब भी कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो वो उसको सीधा रिजेक्ट मार देते। और आपको जान के शौक लगेगा कि लगान, स्वदेश जैसी मूवीज भी पहले ऋतिक को ऑफर हुई थी, बट उन्होंने इन दोनों मास्टरपीस मूवीज को रिजेक्ट कर दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, इवन ऋतिक ने इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजामौली को भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मल्टीपल टाइम्स। सबसे पहले राजामौली ने ऋतिक को मगधीरा ऑफर की थी, बट ऋतिक ने उस फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसा भी बताया जाता है कि बाहुबली के लिए भी राजामौली ने ऋतिक को अप्रोच किया था, बट ऋतिक ने वो फिल्म भी रिजेक्ट कर डाली। अब ये तो चलो पुरानी बात है, अभी ऋतिक ने ताजा रामायण को भी रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्हें रावण का रोल ऑफर हुआ था, और इसीलिए अब वो रोल यस करेंगे। और देखो, ऋतिक ने सिर्फ इंडियन मूवीज को ही रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हॉलीवुड की पिंक पैंथर 2 में भी एक रोल को रिजेक्ट कर दिया था। और ऋतिक की इतनी सारी एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के बाद मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि क्या फायदा 11 उंगलियां होने का जब तुम कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट ही साइन नहीं कर पाओ। और अगर बात करें रणवीर कपूर की, तो मुझे उनके बारे में ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी कोई उन्हें कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा होता है तो वो उस ऑफर को छट से ग्रैब कर लेते हैं। और रणवीर कपूर ने 1-2 नहीं बल्कि 5 पूरे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स एंड मेगा प्रोजेक्ट साइन करके रखे हैं। तो कौन से हैं ये प्रोजेक्ट्स, और उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ऋतिक की अपकमिंग मूवीज पर भी बात करेंगे। तो देखो, मैं अगर कहूं कि फ्यूचर में दोनों में से ज्यादा कौन डोमिनेट करेगा, तो इस बात का अंदाजा तो इनके लाइनअप्स को एनालाइज करके ही पता चलेगा। जिसकी लाइनअप जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी वही डोमिनेट करेगा। तो अब हम इन दोनों के ही फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रणवीर कपूर से। तो उनकी जो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है ना, वो है लव एंड वॉर, जिसमें वो आलिया भट्ट के साथ काम करते दिखेंगे। तो इस फिल्म में विकी कौशल भी उनके साथ होंगे, और इस फिल्म को करवाने का जिम्मा उठाया है संजय लीला भंसाली ने। और अगर इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो बताया जा रहा है कि यह 2026 के ईद के आसपास रिलीज की जाएगी। हो सकता है 2026 में दिवाली रणवीर कपूर की एक और धमाका करने वाली फिल्म आएगी रामायण, जिसमें रणवीर कपूर है श्री राम, साई पल्लवी है माता सीता, और यस एस रावण हमें नजर आएंगे। और ये फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट 800 करोड़ बताया जा रहा है। और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड काफी बड़े लेवल पे रिलीज किया जाएगा। और नीतीश तिवारी की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जिसका पार्ट 1 2026 दिवाली पे आएगा, तो इसका पार्ट 2 2027 के दिवाली पे रोशन करेगा। और दिवाली के साथ साथ रणवीर कपूर 2026 और 2027 के क्रिसमस को भी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 से रोशन करने वाले हैं। बट अभी प्लान में थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। पहले रणवीर कपूर रामायण पे पूरा फोकस करेंगे, उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2 और 3 पर भी। अब देखो, भले ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 लोगों को उतना अच्छा ना लगाओ, बट स्टिल आई थिंक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 काफी अच्छे से बनाई जाएगी, क्योंकि आयान और रणवीर ने पार्ट 1 को मिले क्रिटिसिज्म को काफी अच्छे से समझा है, और उस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए वो दोनों पार्ट और 3 में काम करेंगे। और पार्ट 2 और 3 में रणवीर और आलिया तो होंगे ही, साथ ही साथ रणवीर की एक्स दीपिका भी इस फिल्म में होंगी। और अब आते हैं मोस्ट हाइप्ड सीक्वल ऑफ ऑल टाइम, एनिमल पार्क। और ब्रह्मास्त्र 2 की तरह ये फिल्म भी थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि रणवीर अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगे, तो वांगा भी स्पिरिट में बिजी होंगे। बट अगर दोनों फ्री होंगे तो इस फिल्म पे काम डेफिनेटली होगा। और एनिमल पार्क इंडिया की सबसे वाइल्ड फिल्म होगी, और ये फिल्म जब भी आएगी ना, लिख के ले लो मेरे से, बॉक्स ऑफिस पे 2000 करोड़ कहीं नहीं गए। तो अब आते हैं रणवीर कपूर के फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ, जो है धूम 4, जिसमें रणवीर कपूर एक थीफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, बट इतना कंफर्म कर दिया गया है कि ये फिल्म जरूर बनेगी और रणवीर कपूर के साथ ही बनेगी। आरके की लाइनअप देख के आप समझ गए होंगे कि ये बंदा बॉलीवुड का प्रवास है, जिसकी हर फिल्म का बजट 300 करोड़ प्लस ही होगा, और बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ मिनी इन केस अब अगर कोई फिल्म नहीं भी चली तो। फिर भी सीक्वल के दम पर 2023 तक रणवीर कपूर बॉलीवुड में रूल करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें ऋतिक की लाइनअप की, तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ उनके पास एक ही फिल्म है जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है, और वो है वॉर 2, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के साथ हाथापाई करते नजर आएंगे। और उस हाथापाई का निर्देशन करेंगे आयान मुखर्जी, और ये फिल्म इसी साल इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है, और इसके साथ जूनियर NTR देने वाले हैं, जिसको मैन ऑफ मैसेज कहा जाता है, तो एक्टिंग हो या डांस सब कुछ में ऋतिक को टफ कंपटीशन मिलने वाला है। और सच बताओ तो एज एन ऑडियंस इसी में मजा भी आता है। लेकिन इनकेस अगर जूनियर NTR का रोल ऋतिक रोशन से अच्छा निकल गया है, देन आपको पता ही होगा कि क्या होगा। इसके अलावा ऋतिक की किसी और भी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है, बट अगर रूमर्स की माने तो वॉर 2 के बाद ऋतिक हमें क्रिस 4 में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और किसी भी टाइम क्रिस 4 की अनाउंसमेंट हो सकती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसी साल शायद राकेश रोशन इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करने वाले। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं, तो जहां रणवीर कपूर के पास लव एंड वॉर, रामायण, एनिमल पार्क, ब्रह्मास्त्र 2 और 3 और धूम 4 जैसे प्रोजेक्ट हैं, जिससे से मोस्टली प्रोजेक्ट का पोटेंशियल इजीली 1000 करोड़ से ज्यादा का है, तो वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका पोटेंशियल 2 से 2500 करोड़ है, जैसे कि रामायण एंड एनिमल पार्क। और अगर वही ऋतिक रोशन की बात करें तो ले देखिए उनके पास 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं, वॉर 2 एंड क्रिस 4, और इन दोनों ही मूवीज का पोटेंशियल इजीली 1000 करोड़ से ज्यादा है। बट ऋतिक की कम मूवीज करने की वजह से रणवीर कपूर अगले 5 साल में ऋतिक से 10 टाइम्स
बिगर स्टार बनने का बूता रखते हैं। और बाकी इन दोनों की लाइनअप को समझकर और इस वीडियो को देखकर इन दोनों स्टार के लिए आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो मैं कोई फैन वॉर करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऋतिक के फैन हो तो कमेंट में ऋतिक डालना, और अगर आप रणवीर के फैन हो तो रणवीर डालना, जिससे ये भी समझ में आएगा कि पब्लिक के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर आज भी कौन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।